आपके स्टडी टाइम का 10% टाइम जो है वो आपको रिवीजन में देना ही चाहिए। रिवीजन करते टाइम भी एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने वीक जो चैप्टर है ना, या फिर वीक टॉपिक है, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा लेकिन कंसेप्ट तो लिमिटेड है, तो खाली बेटा एक सब्जेक्ट तो आपको ऊपर तक नहीं ले जाएगी, आपको तो सारे सब्जेक्ट को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तो आपको इक्वली रेस्पेक्ट देनी है सारे सब्जेक्ट को। हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा आज आप देख पा रहे हो, आज हम बात करेंगे स्ट्रेटेजी सेशन की। कौन से स्ट्रेटेजी सेशन की? रिवीजन की। रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को पहले डाउट था कि सर रिवीजन कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे, कैसे क्वेश्चन लगाए, ये बच्चों को डाउट होता है। देखो, रिवीजन करने का तरीका हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है, बट यहां पे हम एक पर्टिकुलर रोड मैप जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले देखो बच्चों, आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, आपने सारे चैप्टर अच्छे से किए हो, जब आपने चैप्टर पढ़ रहे थे तब मान लो आपने सारे क्वेश्चन उसके अच्छे से लगाए हैं, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना बेटा, सब बेकार है, सब बेकार है। क्योंकि आप जैसे ही वो चैप्टर पढ़ चुके हो, धीरे धीरे उसको भूलना स्टार्ट हो जाता है, आपका दिमाग उन कंसेप्ट को भूलना स्टार्ट कर देता है। अगर आपने रिवीजन ढंग से टाइम पे नहीं किया तो वो कंसेप्ट आप भूल जाओगे और फिर आप एग्जाम के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, कितना टाइम आपको रिवीजन में देना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से, और एक पर्टिकुलरली अगर आइडियल टाइम की बात करें, तो रिवीजन में आपको एटलीस्ट आपके स्टडी टाइम का 10% टाइम जो है वो आपको रिवीजन में देना ही चाहिए, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा, है ना। रिवीजन में ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और क्या है, और अगर बात करें, है ना, फोकस ऑन द क्वेश्चन। कई बच्चे क्या करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप जानते हो 12 का बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर बच्चे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले तो पढ़ लिया, मैंने अच्छे से इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लिया, अब मैं दूसरे चैप्टर पे पहुंचा, तीसरे चैप्टर पहुंचा, तो मैं क्या करूंगा, अब जब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक मेरे को रिवाइज करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, पहले उसकी थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते थे, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इतना बड़ा चैप्टर है कि उसकी अगर आप थ्योरी पढ़ने में रह गए तो 2 दिन थ्योरी पढ़ने में ही निकल जाएंगे आपके, तो क्वेश्चन कब करोगे। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थ्योरी से ज्यादा फोकस करोगे क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करने की आदत डाले बेटा। तो सर अगर हमको याद नहीं रहा तो क्या करें, तो बेटा आप क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन में कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है ना, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो उसका थ्योरी देख लो उस टाइम, है ना। लेकिन पूरा चैप्टर, पूरा थ्योरी आप करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो बेटर है आप क्वेश्चन से रिवीजन करो। हाँ, कोई कंसेप्ट मिस हो रहा है आपके दिमाग से, उस टाइम उसका जो आपके पास नोट्स है, आपके पास बुक है, तो वहां से आप इसको देख लीजिए, है ना। रिवीजन करते टाइम भी एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने वीक जो चैप्टर है ना, या फिर वीक टॉपिक है, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है ना। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, आपको पर डे जब आप रिवीजन करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर टारगेट बनाना चाहिए कि 1 घंटे में मेरे इतने क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। वो डिपेंड करता है आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आप एनएससीजीएस की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, एनएससीपी की तैयारी करो, तो वो एग्जाम पैटर्न पे डिपेंड करेगा कि आपको 1 घंटे में आइडियली कितने क्वेश्चन होने चाहिए। हो सकता है स्टार्ट में स्पीड कम हो, लेकिन धीरे धीरे आपको एज पर दी एग्जाम की डिमांड क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको पर डे क्वेश्चन, पर आवर क्वेश्चन करने की आदत डालनी पड़ेगी, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप रहेगी आपके लिए। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो, शॉर्ट नोट एंड एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। शॉर्ट नोट एंड एनसीईआरटी, अब नोट्स कैसे बनाओ तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे पीडब्ल्यू की बात करें अगर हम, तो आप टीचर पढ़ाते हैं और टीचर ऐप, जब टीचर पढ़ा के क्लास को कंप्लीट करते हैं तो ऐप बच्चे डाउनलोड कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, सब नहीं। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि वो डाउनलोडेड नोट्स तो आपके पास रहेंगे, लेकिन आपको अपने हाथ से नोट्स लिखोगे, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो आपके अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप हाथ से नोट्स लिखोगे तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। दूसरी बात, आपको शॉर्ट नोट्स भी बनानी चाहिए, है ना। जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि यार क्वेश्चन प्रैक्टिस से पहले मेरे को यार थोड़ी थोड़ी तो पढ़नी है ना, तो आप उस टाइम शॉर्ट नोट्स आपको हेल्प करेंगे। शॉर्ट नोट्स आप क्या करो, अब आपको मेरे को रिवीजन करना है मान लो, है ना, तो आप पहले उसके शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, चाहे, है ना। पूरे नोट्स पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता है, शॉर्ट नोट्स फटाफट पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दो, तो उस टाइम आपको शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा फायदा देने वाले हैं। तो शॉर्ट नोट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी हम भूल जाते हैं, कई बच्चे एनसीईआरटी को बिल्कुल कॉर्नर में कर देते हैं। बेटा एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी को भी आपको बराबर की रेस्पेक्ट देनी है, उसको भी आपको थोड़ा करके पढ़ना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी को भी आपको थोड़ा पढ़ना चाहिए बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है।
आगे बात करें, है ना, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। जब भी आप रिवीजन करते हो तो आपको इनका भी ध्यान रखना चाहिए कि पीवाईक्यूज भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू जो होते हैं वो आपके सिलेबस के मैक्सिमम पोर्शन को कवर कर देते हैं, है ना। कैसे? कि भाई क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, है ना, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट तो लिमिटेड है। क्वेश्चन की तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड है। तो पीवाईक्यू जब आप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली उस चैप्टर के आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे, है ना। पीवाईक्यूज के थ्रू आपके सारे कंसेप्ट रिकॉल हो जाते हैं, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो आपको पीवाईक्यू जरूर करने चाहिए। दूसरा फायदा पीवाईक्यू करने का बेटा यह है कि पीवाईक्यू करने से क्या होता है, पीवाईक्यू करने से बेटा हमको एग्जाम के पैटर्न का ज्यादा नॉलेज होता है, एग्जाम के बारे में पता चलता है कि इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके से लैंग्वेज यूज करते हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चन को पकड़ना सीखते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पीवाईक्यूज पे ध्यान देना चाहिए। साथ में जब आप कोई पीवाईक्यू कर रहे हो बेटा और आपको लगता है कि ये पीवाईक्यू बहुत अच्छा है, इससे बहुत सारे कंसेप्ट मेरे क्लियर हो रहे हैं और बहुत सारे कंसेप्ट भी इसमें कवर हो रहे हैं, तो उसको आपको मार्क कर देना है। फिर आप जब भी वापस उस चैप्टर को रिवाइज करोगे तब उस क्वेश्चन को जरूर प्रायोरिटाइज करना है, आपको उस क्वेश्चन को तो करना ही करना है जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे कंसेप्ट जो है वो कवर हो रहे हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए बेटा आपको। जब भी आप रिवीजन करते हो बेटा तो आपको अप्रोच जो होती है वो बैलेंस होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स अच्छा है, तो मेरे को लगता है मेरे को फिजिक्स पढ़नी है, तो क्या करता है बच्चा, फिजिक्स पे ध्यान देता है, बायो को या फिर केमिस्ट्री को या फिर मैथ्स को कॉर्नर कर देता है, वो खाली फिजिक्स पढ़ता है। तो खाली बेटा एक सब्जेक्ट तो आपको ऊपर तक नहीं ले जाएगी, आपको तो सारे सब्जेक्ट को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी। तो आपको इक्वली रेस्पेक्ट देनी है सारे सब्जेक्ट को, खासकर आपका जो वीक सब्जेक्ट है उसको भी आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। तो आपको एक बैलेंस अप्रोच रखनी है बेटा, आपको सारे जो चैप्टर है सबको बराबर रेस्पेक्ट देनी है, ठीक है। आपको इग्नोर किसी भी सब्जेक्ट को नहीं करना है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बैलेंस अप्रोच आपकी होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल आपको बिल्कुल भी एहतियात बरतनी पड़ेगी, इसमें बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वली रेस्पेक्ट देनी है, ठीक है। तो ये हमने आज स्ट्रेटेजी सेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, है ना। इसके अलावा और भी चीजें हैं, डीपीपीज एंड रेफरेंस बुक बेटा। जब आप रिवीजन करोगे बेटा तो डीपीपीज एंड रेफरेंस बुक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल कई क्वेश्चन डीपीपीज में ऐसे होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी आपको मार्क करके रखना चाहिए, उनको भी आपको मार्क करके रखना चाहिए कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, मुझे आता है ना, आता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज होते हैं। उस टाइम तो मेरे को आता था, हो सकता है मेरे अब दिमाग से वो दिमाग में अब नहीं रहा, वो कंसेप्ट हो सकता है अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो अब जब मैं वापस पढ़ूंगा तो मेरे को वो कंसेप्ट रिकॉल हो जाए, इसलिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे लिए अच्छे हैं वो डीपीपीज के जरूर हमको करने चाहिए। इसके अलावा रेफरेंस बुक, जो भी आप रेफरेंस बुक सब्जेक्ट वाइज आप यूज करते हो, रेफरेंस बुक, है ना, हर सब्जेक्ट की अलग अलग रेफरेंस बुक होती है, उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो उनको भी आप जब पढ़ते हो तो उनको मार्क कर देना चाहिए कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमको जरूर रिवाइज करना है जब हम रिवीजन करेंगे। तो उनको रिवीजन करते टाइम उनको इग्नोर नहीं करना है बेटा, उनको जरूर अच्छे से करना है, ठीक है, उनको जरूर अच्छे से करना है। तो ये थी हमारी रिवीजन स्ट्रेटेजी। क्या क्या हमने देखा रिवीजन स्ट्रेटेजी में बेटा? रिवीजन स्ट्रेटेजी में हमने ये देखा कि आपको सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, आपको रिवीजन जरूर करना है, आपको अपने स्टडी टाइम का अप्रोक्सीमेटली 10% टाइम रिवीजन में देना है, शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाना है, हैंड रिटन नोट्स जरूर आपके पास होने चाहिए, बहुत बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स। कई बच्चे नोट्स नहीं बनाते हैं, है ना, लेकिन नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको हैंड रिटन नोट्स, आपके खुद के लिखे हुए नोट्स आपके पास होने चाहिए। प्रायोरिटाइज आपको हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस को करनी चाहिए थ्योरी से पहले, है ना, थ्योरी को कम प्रायोरिटाइज करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है ना, और टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करते रहना है ताकि आप चीजों को ना भूले, ठीक है। तो बेटा ये था हमारा रिवीजन स्ट्रेटेजी, आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा हेल्प करेगा, है ना। चलो बेटा, थैंक यू, बाय बाय।